नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी चेतना में संस्कृति बहती है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की संस्कृति को न सिर्फ संजोया बल्कि आधुनिक संदर्भों में एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 100 से अधिक किताबों के संपादक रहे। मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार, मध्य प्रदेश के पूर्व सांस्कृतिक विभाग में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री राम तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संस्कृति आपकी रगों में बहती है और संस्कृति को आपका पूरा जीवन समर्पित है, और नए नए नवाचार के साथ, 100 किताबों के संपादन के साथ संस्कृति का पुनरुद्धार, सांस्कृतिक चेतना को युवाओं तक पहुंचाने में आप बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक चेतना है, इसकी अलख कैसे जगी आपके जीवन में? आपकी जीवन यात्रा यहाँ तक कैसे पहुंची तिवारी? देखिए, मुझे लगता है कि संस्कृति जो है एक तरह का हमारे जीवन का बुनियादी तत्व है, और जीवन की आपाधापी में रोजगार का विषय है, परिवार चलाने का विषय है और कई तरह का है। तो हम कई बार उससे अलग हो जाते, ध्यान रहता नहीं, पर संस्कृति के बगैर हमारा जीवन है ही नहीं। दूसरी बात कि परिवार में स्वाध्याय को लेकर, परंपराओं की चिंता को लेकर कुछ विशेष था नहीं। यदि परिवार कुछ मान ली पैसे वाली पार्टी हुआ कर होते, तो फिर ये होता है कि चलो आपको दुकान संभालना है या ऑफिस संभालना है या कुछ और करना है, तो आर्थिक रूप से पिता साधारण परिवार से आते थे। तो संस्कृति है, वांग्मय है, परंपराएं हैं, तो उसके बारे में सोचना या व्यवहार में लाना। तो छोटी छोटी बातें कि रामचरितमानस पढ़ा करो, बहुत सब परिवार में होता है। तो कई बार हम लोग उसको चुन पाते हैं, कई बार उसको अंगीकार कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। तो शुरू में तो ये एक तरह से दबाव की तरह ही रहा होगा बचपन में, कि किसी को अच्छा लगता नहीं, बच्चों को, मुझे भी नहीं लगता था कि भाई चलो कि उठ के आपको रामचरितमानस पढ़ना है या गीता पढ़ना है या शिव महिमा स्तोत्र पढ़ना है या ज्योतिष को पढ़ना है। लेकिन ज्योतिष को पढ़ना इसलिए नहीं है कि आपको फलित की बात करना है। फलित की बात करना तो एक तरह से गुनाह होता था हमारे यहाँ। तो छठी क्लास में जब हम थे, तो उन्होंने सीखने के लिए भेजा, तो सिर्फ गणित, कि फलित की चिंता मत करो, अब आपका काम नहीं है। तो ठीक है, तो वो हो गया। और उज्जैन चूंकि एक तरह का माहौल भी है, संस्कृति का मय ही है, और संयोग से जो घर हम लोगों जो था, किराए का मकान था, लेकिन वो महाकाल और गोपाल मंदिर, इसके बीच में और चौबीसखंबा के पड़ोस में हम लोगों का घर हुआ करता था। तो मुझे क्या कि फिर संस्कृति से आप अछूते रह कैसे सकते हैं। आप संस्कृति को आपकी दृष्टि से कैसे परिभाषित करें? क्योंकि संस्कृति जब तक परिभाषित नहीं होती तब तक पुनरुत्थान की बात करना अभी बेमानी होगा। तो संस्कृति और संस्कृति की परिभाषा आपकी नज़र? मुझे लगता है कि संस्कृति की परिभाषा की जरूरत नहीं है, या शायद जरूरत है, दोनों बातें हैं। क्योंकि जो जीवन है, जितना बड़ा जीवन है उतनी बड़ी संस्कृति है, उससे 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं है। जीवन के जो तमाम तमाम जो पक्ष हैं, जन्म भी हो, मृत्यु भी हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, रोजगार हो, युद्ध हो, प्रेम हो, हर जगह संस्कृति है। तो लेकिन जो बात मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि संस्कृति को लेकर एक कुछ विभागीय परिभाषा यदि आपके जहन चल रही है, तो संयोग की बात है कि अभी मध्य प्रदेश में या देश में संस्कृति नीति जैसी कोई चीज है नहीं, होना चाहिए। क्योंकि उसके कारण बहुत सारी सीमाएं हम अनजाने में खड़ी कर लेते हैं कि संस्कृति का काम जो है ये नहीं, वो नहीं है। और एक अर्थ में फिर मंच के लिए, मंचीय कार्यक्रमों को लेकर, इवेंट को लेकर ही हमको
संस्कृति को हम मान लेते हैं कि इतिश्री हो गया हमारा, जबकि शायद संस्कृति जो है केवल नृत्य संगीत ही नहीं, केवल सिनेमा ही नहीं, केवल पॉपुलर कार्यक्रम ही नहीं, केवल इवेंट ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा फलक है संस्कृति का। यदि दुनिया में युद्ध हो रहा है वो भी सांस्कृतिक विषय है, ठीक है, हो ही रहा है, और आधे से ज्यादा दुनिया अभी युद्ध में ही है। और ये भी संस्कृति का हिस्सा है कि जो हमारे बड़े महाबली लोग हैं वो दुनिया को नष्ट कर देने की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये भी एक संस्कृति है। एक संस्कृति हमारे यहाँ भी है, भारत की जो संस्कृति परंपरा जो मिली हुई है, कि हम उसको लेकर हम चिंता करें। हम जो जीवों में जो परिवर्तन आ रहे हैं या जो जीवन नष्ट हो रहा है, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे फिर वो नभचर हो, थलचर हो, जलचर हो, वो जो नष्ट हो रहे हैं, या पृथ्वी नष्ट हो रही है, या जल नष्ट हो रहा है, वायुमंडल, तो ये सब संस्कृति का ही हिस्सा है। तो अच्छा लगता है या गर्व है कि भाई हम ऐसे समाज का हिस्सा है, ऐसी परंपरा का हिस्सा है, जब आप चींटी से लेकर हवाई जहाज तक की या ग्रह और तारामंडल तक की हम चिंता करते हैं कि साहब ये नुकसान होगा, ये फल होगा, जबकि हमको लगता है कि प्रत्यक्षतः हमारा उसके लाभ से और हानि से हमारा कोई ज्यादा संबंध होता नहीं। पर हम इस बात को लेकर भी हमारा समाज का बड़ा हिस्सा जो है व्यथित हो सकता है कि आज सूर्य ग्रहण है, तो क्या क्या परेशानियां हमको लग रही, हम सबके लिए सूर्य ग्रहण जैसा वैसे ही होगा, पर हम उसकी चिंता में कि क्या जीवन जगत में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, और हम इसको पहचान पाते हैं कि पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई है, या मानव जीवन की गतिविधियां निस्तब्धता में बदल रही हैं। तो मुझे लगता है कि संस्कृति को राज्य के स्तर पर पुनर्परिभाषित करने की और व्यापक स्तर पर देखे जाने की। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आप विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक भी हैं, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, और लगातार डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि विरासत से विकास के एजेंडे पर सरकार बढ़ रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होती है, और वहाँ के दो पुरोधा जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में है, डॉक्टर मोहन यादव से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार तक। तो ये जो अभियान शुरू हुआ विरासत से विकास का, सांस्कृतिक समृद्धि पुनरुत्थान का, ये इसके पीछे सोच क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपका योजना क्या है? देखिए, एक तो विरासत से विकास का जो संकल्प है या सूत्र है, ये मुझे लगता है कि ये विचार जो है माननीय मोदी जी की तरफ से आया हुआ है, और वो मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की विरासत को लेकर, उसके विकास को लेकर बहुत सारे रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, केवल पौने 2 साल होने आए हैं, तो उनकी चिंता का भी है, और उनके जो मेरा, क्योंकि मैं उनको अरसे से जानता हूँ, तो उनके जो जीवन की बनक है वो सांस्कृतिक ही है, और इसीलिए वो शायद दूसरे लोगों से अलग है, दूसरे राजनीतिक लोगों से। जैसे स्वाध्याय उनका बड़ा आधार है, तो बहुत सारी चीजों को वो जो पुस्तकें हैं वो आज भी पढ़ते हैं और देखना जो जरूरी है। और ऐसा नहीं कि कविता कहानी की किताबें ही करके वो इतिश्री कर लेते हो, तो विज्ञान में भी रुचि है, तो उद्योग व्यापार में भी है। तो जो एक अच्छे से जो जीवन जीने की ठेठ समाज से जब हम लोग आते हैं, तो आप कई तरह से अपने आप को सक्रिय करते हैं, जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो अब जैसे आज ही शायद समाचार पत्रों में है कि पचमढ़ी में उन लोगों को योगाभ्यास का कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए।
तो वो है। और ये भी है कि जो बहुत सारी जो सांस्कृतिक मर्यादाएं जो उन्होंने अपने, क्योंकि दिल से संस्कृति कर्मी है वो, राजनीति कर्मी भी है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने लिए मर्यादाएं जो है तय की हुई हैं। ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है कि परिवार का दखल उनके राजनीतिक कार्यों में नहीं होना चाहिए। तो कम ही ऐसे राजपुरुष हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए होंगे, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, कि जो परिवार से अलग रहकर समाज की, राज्य की सेवा करते हैं। तो उनके सारे जो परिजन हैं वो सारे के सारे अधिकतर उज्जैन में संयोग वश आते आते होंगे, तो सबका साथ है, लेकिन लगभग परिवार ने उनको एक तरह से राजनीतिक कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए छोड़ रखा है कि भाई ठीक है, आप अपना काम करिए, हम आप पर बोझा नहीं बने हुए हैं। और ये बड़ी बात है, आसान नहीं है किसी की जिंदगी। तो मुख्यमंत्री के आप सांस्कृतिक सलाहकार हैं, तो ये सलाह मशवरा आपका होता रहता होगा, आप ज्यादा सलाह देते हैं कि वो ज्यादा देते हैं? देखिए, तो मैं उनके रेगुलर स्टाफ में नहीं हूँ, और दूसरा कि ये कौन किसको सलाह देता है ये भी बड़ा मजेदार है। जैसे ये शोधपीठ जो बना है, जो मैं बात आपको बता रहा था, विक्रमादित्य शोधपीठ, तो उसके योजनाकार भी या संकल्पकर्ता तो वो खुद ही है, डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव। ये तो काफी पहले हाँ, तो बना ना, तो वो शख्स जो है वो शुरू से विजन के साथ साथ संकल्प और उसकी सिद्धि के लिए जो भी वो कर्म कर सकते हैं वो करने वाले हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, कई बार आइडिया उनके हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे जलगंगा संवर्धन ही है। अभी हम लोग जो विचार कर रहे थे कि भाई इसके बाद क्या, क्योंकि अक्सर जो होता है कि राजनेताओं से एक समझ ये बनती है कि ये तो नेता बने इसलिए है कि इनको घोषणा करना है, और ऐसी घोषणा करना है जिसका कोई मायने नहीं है, आज एक हो गई, कल दूसरी हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। तो जलगंगा संवर्धन की जो गतिविधि हो रही है ये तो ठीक है, अब इसके बाद क्या? बारिश आना है, बारिश के पानी को हमको इकट्ठा करना है, हमने कर लिया, और नो डाउट पिछले साल से ज्यादा अच्छे इस बार के परिणाम है जल संग्रहण सब का। तो अगला जो है कि नदी जोड़ो अभियान, अब इसको यूं समझने की जरूरत है, इसे भागीरथ है तो गंगा को लेकर आए, पर गंगा के साथ हमारा जो सलूक रहा समाज का वो ज्यादा ठीक नहीं रहा, तो गंगा के साथ मुश्किल होना शुरू हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा को पवित्र करने, शुद्ध करने का जो प्रयास किया, बड़े पैमाने किया, और चूंकि 2-4 साल की गंदगी नहीं है जो आप 2 दिन में आप खत्म कर लोगे, तो वो है, या उसी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में जैसे जल गंगा संवर्धन चालू हुआ, फिर भगीरथ आए जो गंगा लेके आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में जो नदियां सूख रही हैं, तमाम जो जलाशय की खराब हालत है, इस बीच में खेती किसानी के लिए या मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए मुख्यमंत्री जी ने केन बेतवा और चंबल और सारी परियोजनाओं के साथ ने शुरू किया, और उसने सफलता भी पाई। तो ये जलगंगा संवर्धन और नदी जोड़ो अभियान ये एक दूसरे का पूरक है। उसके साथ ही पूरक है खेती किसानी वाला विषय। तो समाज का जो हमारी परंपराओं में जो मौसम है, बारिश के बाद हमको क्या करना है, बारिश के त्योहार कौन से, कौन सी रस्में हम निभाते हैं देश भर में, प्रदेश भर में, उसके बहाने से हम क्या संस्कृति का और विरासत का विकास करने का कुछ सिलसिला ढूंढ सकते हैं। तो ये लगातार मुख्यमंत्री उसकी चिंता करते हैं। तो ये दोनों तरफ से है, ऐसी कोई औपचारिकता होती नहीं है कि श्री राम तेरी सुबह चले गए कि साहब आज ये करना है। कई बार उन्हीं तरफ से आता है कि अपने ये करना था, ये रह गया, हो गया। और मल्टी डायमेंशनल किताबों के बारे में बात हो सकती है, रिसर्च के बारे में भी हो सकती है। जैसे
ये विचार उनका है कि प्रदेश में सांस्कृतिक नीति होना चाहिए। तो ये है। जब संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति तो भारतीयता की रीढ़ है, और जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ अपसंस्कृति है। संस्कृति के अभाव में ही अपसंस्कृति पैदा होती है। और आज जब मध्य प्रदेश को देखते हैं और मध्य प्रदेश के हालातों को देखते हैं तो अब संस्कृति किस कदर तक हावी हो चुकी है, उसका एक केस इंदौर से निकल कर आया, जहाँ एक पत्नी ने पति की हत्या करा दी और पूरे देश में पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में है। और ऐसे तमाम केस निकलते हैं जहां मासूम बेटी बहन उनके साथ भी दुराचार जैसी घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे अब संस्कृति है। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कुछ करे कि ये जो अपसंस्कृतियां हैं ये कम हो, संस्कृति का विकास हो, पुनरुद्धार हो, ताकि इस तरह की घटनाएं जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है उनको रोका जा सके। देखिए क्या है कि संस्कृति बगैर संस्कार के कोई मतलब नहीं उसका। जब आप ये सोनम या और ऐसे जो दूसरे और चरित्र हैं, और अब रोज नए नए सामने आ रहे हैं, तो वो अनावश्यक विस्तार होगा नाम लेने से। लेकिन इससे उलट हम एक बात करें कि हम जब संस्कार से विहीन हो गए, है ना, जो सो कॉल हमने इनको मान लिया कि साहब ये तो शिवरात्रि जो है वो एक धार्मिक है, मत करो। गोवर्धन पूजा है, मत करो। मंदिर जाना है, न जाओ। मतलब उसको लगभग मान लिया कि साहब ये तो धार्मिक कृत्य हैं। तो और जो समझा रहा है, मतलब एक तो मतलब मैं व्यक्तिगत प्रसंग है जिसको मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं, पर बहुत पहले मैं स्वराज संस्थान का संचालक था और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और लगभग हमारी नौकरी दांव पे लगी। नौकरी थी नहीं, फिल्म विकास निगम बंद हो गया है, हमारी सर्विसेज का क्या हो गया, तो स्वराज भवन में कुछ करना है लेकिन एग्जैक्ट कुछ क्या होना मालूम नहीं। तो एक फिल्म बनी मुहाफिज, इस्माइल मर्चेंट की फिल्म थी, उसका प्रीमियर होना था, मध्य प्रदेश में शूट हुआ था। और इस्माइल मर्चेंट अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, बड़े कलाकार थे, दुर्भाग्यवश वो रहे नहीं तो कुछ और भी शायद बड़े काम उनको देखने को मिलते हैं। उस वक्त पूरी फिल्म की यूनिट यहाँ आई हुई। जो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मतलब वो देखकर तकलीफ भी होती है कि यूनिट के कुछ लोग थे, तो जी मैं अपना समय जाया कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ में या मंदिर के दर्शन में या उपवास में, तो ये सब ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िग्रस्त है, फलाना निकाला है। हुआ ये कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री बने और ज्यादा समय उनको नहीं हुआ था, तो समय के पाबंद थे वो। तो कई बार राजनेता के समय पे पाबंद होना भी खतरनाक हो जाता है। हमको तो आदत रहती कि भाई अब 6 बजे का टाइम तय हुआ है, अब 7-8 बजे तक आओगे तो हम अपना काम निकल जाता है कि हो गया, ये तैयारी होना, वो तैयारी हो। तो जो भी प्रीमियर का टाइम था तो पता लगा कि हमारे गेस्ट नहीं आए हैं, पर मुख्यमंत्री मंच पर आ गए। मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, साधन अच्छा सिक्योरिटी के रीजन से गाड़ी बाहर खड़ी, तो जो फिल्म की यूनिट है वो ठहरी हुई जहानुमा में। अब उनको बुलाने जाना है, और जैसा वन मैन आर्मी की तरह मेरा जीवन रहा है, और उस वक्त जब आपकी गर्दन कटी हुई हो, नौकरी जा चुकी हो या जाने वाली हो, तो आपके पास सहायक टीम ऐसे भी रहती नहीं है। अब चूंकि सीएम आ गए हैं तो श्री राम तिवारी लिटरली पैदल भागे हैं इस रविंद्र भवन से मेन गेट तक आए हैं, बाहर गाड़ी वाड़ी ढूंढी है, और मैं जहानुमा गया हूँ। कलाकारों सबको पता है कि कार्यक्रम कब है, कोई दिक्कत नहीं थी, आपका ही कार्यक्रम जिसके लिए आना है। तो उसमें से कम 3-4 लोग ऐसे थे जो नमाज अदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, और वो सारे वो लोग हैं जो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मैं भी हूँ, प्रोग्रेसिव आप भी हैं, तो मेरे प्रोग्रेसिव में तो ये आ गया भाई साहब आप राम का नाम ही लोगे, कृष्ण भी बकवास हैं, हुए ही नहीं थे, महाभारत हुआ ही नहीं था, फलाना, ये तो आप ठीक है। और
आप उपवास की बात मत करो, आप संस्कार की बात मत करो, रामायण रामचरितमानस की बात मत करो। वो करें तो वो ठीक है, और वो प्रोग्रेसिव का हिस्सा ही रहेगा। तो दिक्कत ये है कि हमको संस्कृति रहित बनाने के लिए बड़े लंबे समय से, और 1-2 साल का विषय नहीं है, कम से कम 300-400 साल का विषय है, जिसमें लगातार भारत विखंडन का जो सिलसिला चल रहा है। तो आज की तारीख में चूंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, और एक ग्राम समाज से वो आते हैं, और चीजों के बारे में एक तरह का सही नजरिया भी उनका है, स्वाध्याय भी अच्छा है। तो संस्कृति के बारे में पुनर्विचार करने की और व्यापक फलक के साथ उसको अपनाए जाने की जरूरत है, ये मुझे लगता है। तो आपने इसी तरह के कई प्रयोग किए। वैदिक घड़ी भी आपने संसद से लेके पीएमओ तक पहुंचा दी। इस पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे, इसे क्या। ये भी मजेदार है। ये वैदिक घड़ी का जो किस्सा है, एक सज्जन थे आरूष श्रीवास्तव, मैं उनको नहीं जानता था, लखनऊ के रहने वाले हैं, और वो साइकिल से ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए निकल चले। 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां करना है उनको। किसी ने उनसे कहा कि वो मुझसे मिल लें, जबकि मैं रिटायर हो चुका हूँ और शोधपीठ में निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जो है उस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, वही मुझे लेकर आए। मतलब मैं नौकरी नहीं कर रहा था, और आप तो जानते हैं कि मीडिया में जो है टल्ले खा रहा था ना, और खा रहा था क्या कि अपने दुर्दिन गुजार रहा था। मतलब तो ये मुख्यमंत्री थे जो मुझे घर आके पकड़ के लेके आएगी, शोधपीठ का काम करना, अपने को करना है, और उज्जैन का कर्ज उतारना है। ये एक सामान्य सा। वो जो सज्जन आए हुए हैं, अच्छा मैं उनका क्या कर सकता हूँ, और वैदिक घड़ी नाम तो हमने बाद में रखा उसका, वैदिक घड़ी का मेरा क्या संबंध है उससे, शोधपीठ से। तो सामान्य तो उनको जो मेरे विभागीय जो मंत्री संतरी जो लोग हैं उनसे मिलना चाहिए, वो मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वो आए तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो ये जो इनकी विंध्य कोठी जहाँ मुख्यमंत्री रहते थे, उनको लेके मैंने कहा ये सज्जन है, ऐसा काम कर, और वो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका लड़का, वो यंग मैन। ये कब की बात है? ये 4-5 साल हो गए। तो जिनको आइडिया समझ में आया, मैंने होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए, अब क्या करें। तो जो भी थोड़ा बहुत उनका जो दबाव था, अनुरोध था, तो फिर पीएफ से बात हुई, फलन हुआ, लेकिन वो यदि सहज हुआ होता तो फटाफट हो जाता। तो वो सारी होते 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 2-3 साल उस प्रक्रिया में विलंब हुआ। लेकिन किसी भी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, भारतीय जीवन को लेकर, संस्कृति को लेकर कोई भी अच्छा विचार है, जरूरी नहीं कि वो श्री राम तेरी बता रहे हैं, आप भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। तो सीएम जो है उसके लिए जो मेरा अपना मानना है कि हृदयग्राही भी है, और तत्काल उसको स्वीकार करके, मनन करके उसको कुछ उसको क्रियान्वित हो सके, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सदा नीरा जैसे अभियान आयोजित कर रहे हैं, और भी कई अभियान हैं, जल संरक्षण को भी संस्कृति से आप जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक शोपीस है, राजनीतिक एजेंडे के तहत हैं, या वाकई कोई परिवर्तन लेके आएंगे आप? देखिए इसके 2 जवाब हैं। एक तो आप अपने दिल से पूछिए, आप इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, और तमाम तमाम राजनेताओं के साथ आपका पड़ोस में ही वो सब कुछ है। तो कई बार लोग कहते हैं, वो होता नहीं है। हिंदुस्तान को ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब हम हर दूसरे तीसरे साल ये घोषणा करते थे या डिमांड रखते थे कि साहब देश की शिक्षा नीति बदलना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन भी हैं, तो नजरुल प्रोफेसर नूरुल हसन है, कई लोग हैं कि सब बदलना चाहिए, कुछ बदल नहीं रहा था। लेकिन पिछले 4-5 साल में बदला ना, कि नई शिक्षा नीति भी आई, सही है नहीं है वो हमेशा बहस तलब हो सकता है, लेकिन एक उस दिशा में कदम तो उठा। तो ठीक ऐसे ही जो है, जैसे कि जल गंगा संवर्धन है, भाई पानी बचाने के लिए तो बहुत सारी गतिविधियां पहले भी होती रही होंगी, होती ही है बहुत। मैं भी याद करूंगा तो याद आएगा कि हाँ,
फलाने मित्र हैं जो जल है, जीवन है, और फलाना दिखाना है, हमको करना है, लेकिन फलाना दिखाने में सारी चीजें रिड्यूस हो जाती है। कोई पक्षियों के लिए सब सिकोरे और सब में दाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन एक समेकित अभियान करके, और उसमें क्योंकि राज्य से बढ़कर तो देश का कोई स्टेक होल्डर है नहीं, हम लोग सब उसका हिस्सा है, लेकिन यदि सरकार चाहती है कि करना है तो सारी सरकारी मशीनरी लग गई। अभी जैसे आप आश्चर्य करेंगे कि इसका जो परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में कम से कम ये पहचान तो हुई कि हम कितनी नदियों का परंपरा में रहते हैं। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो लोगों को ये जानने की कोशिश भी करना चाहिए कि कौन सी नदियां हैं जिसका मायका है। भोपाल, तो भोपाल में 7 से ज्यादा नदियां थी, एक भी नदी का नाम कोई बता दे तो अपन मान लेंगे, खा गए हम लोग। ऐसे तमाम जगह। तो आज की तारीख में जो हमने सर्वे किया, उनके आख्यान 20 तारीख को हम फिर प्रकाशित करेंगे। पिछले साल हमने शिप्रा को लेकर किया था काम, उनकी सैटेलाइट मैपिंग, उनके सबको लेकर। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर से ज्यादा की जो विस्तार वाली नदियां हैं वो केवल 269 है। गवर्नमेंट डायरी उठा के आप देख लीजिए, एक नदी का नाम बता दो आप मान लेंगे, है ही नहीं, चिंता ही नहीं। फिर जो 10 किलोमीटर से आसपास की जो नदियां हैं वो है 700 से ज्यादा, तो 1000 नदियां तो ऐसे ही हो गई। और इसके साथ साथ जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा के जो जल संरचना है वो करीबन 1,48,000। और फिर अभी जो आपने सवाल किया कि कुछ हवा में तो नहीं चीजें, तो जैसे खंडवा में अभी जल संरचना को लेकर ही जो काम हुआ वहां पर, तो देश ने ही उनको अभी हाल ही में पुरस्कृत किया। तो एक बार अवेयरनेस जब जैसे भी हम उसको भारत भवन में जो सदा निरा कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें शोकेस करने का प्रयास भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में जलगंगा संवर्धन को लेकर क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या उपलब्धियां हुई है, कितनी सफाई का काम हुआ है, बावड़ियों की पहचान हुई है। तो वो प्रदर्शनी भी वहां लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक तरह का रिपोर्ट कार्ड हम पेश करेंगे, और नदियों में जो विलुप्त हो रही हैं या प्रवहमान है उसमें जलीय जीव की क्या स्थिति है, कौन से जलीय जीव हैं, कछुए हैं, तो केंचुए हैं, तो मछलियां हैं, आदि आदि। तो उसको लेकर भी हम पहली बार हम उसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो कोशिश है, और ये एक जागरूक समाज को हमेशा ही तो चिंता करना पड़ेगी जो सरकार में हो रहा है, राज्य में जो हो रहा है वो वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अपने हिस्से के बाद मैं कह सकता हूँ कि राज्य का संकल्प भी है और उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास भी है। प्रयास में कुछ कमी रह सकती तो उसको और बेहतर करने की कोशिश कर। जी, तो श्रीराम तिवारी जी, उनका व्यक्तित्व कृतित्व आपके सामने है और कुछ मिनटों में उनके सारे व्यक्तित्व को, कृतित्व को, कार्यों को समेटना बहुत मुश्किल है। आगे फिर चर्चा करेंगे। तिवारी जी, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें साझा की, बहुत बहुत आभार। और सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ये जो आपका प्रण है, ये संकल्प आपका यूं ही आगे बढ़ता रहे, इसकी हम शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।